अस्सलाम वालेकुम। शाहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। ये जैसे जैसे मुल्क की सूरत हाल बदल रही है और उसमें अदालत से बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं और आजकल सियासी हो मीडिया के अंदर हो, तो ज़ाहिर है कि एक ये बहुत बड़ा मौजू है अदालत और इंसाफ का। तो इसी को मौजू बनाते हुए जनाब वजाहत मसूद साहब, जिनको आप AQS लाइव में देखते रहते हैं और पाकिस्तान के बहुत मायनाज सीनियर कॉलमिस्ट और जर्नलिस्ट हैं, वजाहत मसूद साहब ने जो है वो अपना कॉलम लिखा है लूल्हा लंगड़ा इंसाफ। आपके लिए आपकी समातों के लिए उसको हम पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये मुख्तलिफ तजर्बात हैं जो हम करते रहते हैं। तो चलें सुनते हैं कि वजाहत मसूद साहब ने अपने उस कॉलम के अंदर क्या क्या लिखा है। जब हिदायत उतरी तो सबसे पहला हुक्म आया, पढ़ो। इसके बहुत बाद सूरह अल कलम नाजिल हुई और क़स्साम अज़ल ने कलम की कसम उठाने से पहले हरूफ मक़्तियात में से एक हर्फ रख दिया। हरूफ मक़्तियात का क़तई मानी मालूम करना फ़ानी इंसानों का मनसब नहीं। आपका न्यासमंद मजहबी अलूम में दर्क नहीं रखता, इसलिए ज़मीनी मामलात बयान करता है और नाजुक मौज़ूआत पर राय ज़नी से गुरेज करता है। आज कुछ ऐसी ही मुश्किल आन पड़ी है कि तहरीर का पत्थर उठाने से कबल ऐसा हवाला देना लाजिम करार पाया जिसकी कोई नज़ीर नहीं। आप जानते हैं कि दुनिया भर में अदालत हरफ़े कानून, शवाहिद और नज़ीर के 3 खतूत से तरतीब पाती है। पाकिस्तान कायम हुआ तो 9 आज़ाद मुमलिकत के बाशिंदे भी इन 3 नुकात की बुनियाद ही पर इंसाफ की तवक्को रखते थे। एक रोज़ उस्ताद मोहतरम जन्नत मकानी आइए रहमान इल्म की अराजानी पर आमादा थे। दरवेश ने सवाल किया कि हम अंग्रेज से आज़ादी का मुतालबा क्यों करते थे। फरमाया, अंग्रेज से हमें एक शिकायत थी। जब हम आपस में झगड़ते थे तो अंग्रेज की अदालत हमें इंसाफ देती थी। जब हम बतौर इंसान फरंगी सरकार से हक़ हुक्मरानी, मुआशी हकूक, फैसला साजी में शफाफ शिरकत और समाजी मसावत मांगते थे तो हमें इंसाफ नहीं मिलता था। गोया आज़ादी के लिए जद्दोजहद दरअसल हतमी और आला तरीन इंसाफ की लड़ाई थी। हमारे पहले चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद थे, जिन्हें कायदे आज़म से हल्फ लेने का एजाज़ मिला। आज़ादी के इब्तदाई बरसों में बहुत से तूफान उठे, लेकिन जून 1954 तक अदलिया पर उंगली नहीं उठी। ये शर्मनाक रवायत चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर के हल्फ उठाने से शुरू हुई। 1960 में रिटायर होने के बाद जस्टिस मुनीर ने मावराए अदालत दबाव का इतराफ़ कर लिया था, लेकिन तब मई 1955 में दस्तूर साज असम्बली की तहलील और अक्टूबर 1958 में दस्तूर के इर्तिहाल जैसे सानिहात को जवाज़ बख्शे मुद्दत गुजर चुकी थी। जस्टिस समूदुर रहमान ने याह्या खान को तब गासिब करार दिया जब आमिर के हाथों मुल्क 2 लख्त हो चुका था। जस्टिस नसीम हसन शाह ने भुट्टो के मुकदमे कत्ल में दबाव का इकरार तब किया जब कातिल और मकतूल की हड्डियां भी मट्टी हो चुकी थी। मार्च 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल असलम बेग को सैफुल्ला केस में तौहीन अदालत का मुजरिम ठहराया तो मुलजिम को सजा नहीं सुनाई गई। ठीक 22 वर्ष बाद असलम बेग ने असगर खान केस में FIA को बयान देने से इनकार कर दिया। हालिया बरसों में दानिश के खिलत याफ्ता नौरतन हमें चर्चिल का कौल सुनाते रहे कि अगर बरतानवी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो कौम को गनीम से शिकस्त का अंदेशा नहीं। मुश्किल ये है कि ये असहाब इंसाफ और कौमी सलामती में ताल्लुक की हरकियात बयान नहीं करते। ये नहीं बताते कि हमने कौम पर मावराए दस्तूर इजारे के गठ जोड़ के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जो गैर दस्तूरी इस्तिलाह घड़ रखी है, अदालत उसका हिस्सा रही है। आइंदा मौसम ख़ज़ा में नए इंतखाबात की जो चपाती बट रही है, ये इंतखाबात की तमहीद नहीं, एक और तातुल की ज़ेरे लब बिशारत है। अखबारी कालम तो आपका दिल बहलाने का चुटकुला है, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। लिखने वाला मगर ऐसा मरफूल कलम है कि भटक कर तारीख़ निदामत लिखने निकल जाता है। एक संजीदा गुजारिश सुन लें, फिर आपको इब्राहिम लिंकन के लूले लंगड़े इंसाफ का किस्सा सुनाया जाएगा। आज ओपन मार्केट में डॉलर 245 रुपए का हो गया। इससे हमारी मईशत, दरामदात और बैरूनी कर्जों पर असरात आप खुद समझ लें। दरवेश फक्त ये जानता है कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की टैलेंट वाली काबीना से
شعیب محمد، محبوب الحق، وی اے جعفری، معین قریشی اور پھر حالیہ برسوں میں شوکت عزیز، شوکت ترین، حفیظ پاشا اور حفیظ شیخ کی ٹیکنوکریٹ جگل بندی تک اگر غیر جمہوری بتان سنگی معیشت کی مانگ نہیں سنوار سکے تو آئندہ بھی ایسا نہیں ہو سکے گا۔ چرچل نے عدالت اور جنگ میں جو تعلق بیان کیا تھا وہی رشتہ دستوری تسلسل اور معاشی استحکام میں بھی پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت دشمن طالع آسماؤں کا ایک لشکر 15 برس سے بنگلہ دیش ماڈل کا خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی کر دیکھیے، 40 ارب ڈالر کے زر مبادلہ رکھنے والے بنگلہ دیش نے IMF سے 4.5 ارب ڈالر مانگے ہیں۔ ہم تو 1 ارب 17 کروڑ کے بھکاری ہیں۔ بھکاری کہنے پر آپ کی گالیاں تسلیم، مگر جان لیجئے کہ عدلیہ میں خلیج واضح ہو گئی ہے۔ اٹک کے پل کی زنجیر اس سے زیادہ نازک ہے۔ اگر ہم نے معیشت اور دستور سے کھلواڑ جاری رکھی تو ہم ہنسنا بھی بھول جائیں گے۔ ہنسی اور سنجیدگی میں ایک قریبی رشتہ ہے۔ رونت کے ان چوبی پتلوں کو چھوڑ کر جن کے روئے بے نور پر لوح مزار کی عبارت لکھی ہے، فہیم انسان کھل کر ہنستے ہیں، کیونکہ ہنسنا انسان کی حقیقی بے مائگی، ناگزیر حماقت اور لمحہ موجود کے احساس ذمہ داری کو تسلیم کرنا ہے۔ لنکن رات بھر اپنے کمرے میں ٹہلتا تھا۔ قوم کی تقدیر کے سوالات درپیش تھے۔ ایک روز کابینہ کے اجلاس میں اہلکار نے اورلینڈو کیلاگ کی اطلاع کی آمد دی۔ اس سے کابینہ اجلاس میں مداخلت سے روک دیا گیا تھا۔ کیلاگ نے غصے میں کہا، لنکن سے کہو کہ تمہارا دوست کیلاگ تمہیں لولے لنگڑے انصاف کی کہانی سنانے آیا ہے۔ اسٹیٹ فار انجسٹس۔ لنکن نے فائل بند کرتے ہوئے کارروائی روک دی اور کہا، اب ہم کیلاگ سے لولے لنگڑے انصاف کی دلچسپ کہانی سنیں گے۔ سیکرٹری دفاع اسٹینٹن پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جیسے کچھ لوگ جوڈیشل کونسل کا اجلاس چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اسٹینٹن اہم اور غیر اہم میں تمیز نہیں رکھتا تھا۔ لنکن شگفتہ طبعی اور سنجیدگی کا ادراک جانتا تھا۔ بہت سے لوگ منصب اور انسانیت نیز اختیار اور انصاف میں فرق نہیں سمجھتے۔ ایسے بہت سے H8 اسلام آباد میں آرمیدہ ہیں۔ خاک میں موتی رول رہی ہے چشمے گوہر آباد۔ تو جناب یہ ہماری کوشش تھی کہ ہم یہ وجاد مسعود صاحب کی ایک انتہائی خوبصورت تحریر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو ہمارا یہ ایکسپیرینس، یہ تجربہ کیسا لگا ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس کا ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ گاہے بگاہے اگر جو بھی اچھی تحریر ہو وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اور توقع یہی ہے کہ جلد ہی جو ہے وجاد مسعود صاحب اور حماد غزنوی ہمارے ساتھ ہوں گے، پھر آپ انہی کی زبانی بھی بہت ساری چیزیں سن سکیں گے۔ تو شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔